अब हम सवाल समझेंगे। पहला सवाल है अपने की बुक में, राम मोहन सोहन एक फर्म में साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 60,000 व 1 लाख थी। लाभ वितरण से पूर्व राम को 1,12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देने का अधिकार है। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी अनुपात में व शेष बराबर बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व वर्ष का लाभ 1,20,000 रुपये था। 31 दिसंबर 2016 को लाभ हानि नियोजन खाता, तो हमने वो सिंगल तस्वीर उसी का परफॉर्मेंस समझा था। लाभ हानि नियोजन खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मेंस समझा था, तो उसी से संबंधित ये सवाल है। तो हमें क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते तथा लाभ हानि वितरण की एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वो यही कह रहा है लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार कॉलम बनते हैं, आपको बताइए, समझाया था हमने। एक पर्टिकुलर टर्म, फिर अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर, फिर से अमाउंट। लिख लेते हैं पर्टिकुलर, प्रॉफिट, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 2016 का है और द ईयर सेशन कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो प्रश्न में जब सेशन जहां खत्म हो रहा है ना, वही डेट लिखनी होती है। कभी 31 मार्च लिखा हुआ मिलेगा या 31 दिसंबर का, तो वही लिखना है आपको। और द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म का लाभ, लाभ कितना है 1,20,000। नेट प्रॉफिट है आपको, और नेट प्रॉफिट आपको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है प्रश्न में, 1,20,000, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न में खर्चे, जो भी खर्चे होंगे वो पार्टनर से संबंधित वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो खर्चे क्या दिए हुए हैं, देखो राम को 12,000 रुपये और मोहन को क्या मिल गया 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। अब यहाँ प्रतिवर्ष पर सब गौर करेंगे हम। प्रतिवर्ष में क्या होता है कि यदि यहाँ पर प्रतिवर्ष दिया है तो वो क्या हम दे लेते हैं, क्योंकि सालाना पे मिल रहा है उनको सैलरी। लेकिन यदि प्रति माह शब्द दे रखा है, तो प्रति माह शब्द दे रखा हो तो जितनी यहाँ सैलरी दे रखी हो, हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे राम को 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहा था, तो 1,000 को फिर किससे गुना करानी पड़ेगी आपको, 12 से, क्योंकि सेशन कितने माह की अवधि का होता है, 12 माह की अवधि का होता है। तो हम यहाँ से किससे गुना करेंगे, 12। और ये तब करना है जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिले, प्रति माह शब्द लिखा हुआ मिले, तो आपको 12 से गुना करनी है, अदरवाइज आपको वही अमाउंट देनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पार्टनर्स सैलरी, एक से ज्यादा है तो, और अगर एक ही है, एक से एक को मिली है, मोहन को मिली है तो मोहन सैलरी, राम को मिली है तो राम सैलरी को लिख देंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा को मिली है तो पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। अब नाम लिख देंगे किस किस पार्टनर को मिली है, राम को मिली है और मोहन को मिली है। तो इनर कॉलम में नाम लिख दो राम और मोहन, ठीक है। और उनकी अमाउंट भी लिख दो, राम को कितनी मिली है 12,000, मोहन को कितनी मिली है 18,000, ठीक है। टोटल कितनी हो गई 30,000, टोटल बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास विकल्प है, आप चाहो तो राम की सीधे डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो, मोहन की भी सीधे डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। और चाहो तो आप इनर कॉलम में लिखकर टोटल बाहर लिख सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। तो आगे पार्टनर सैलरी आ गई। और क्या खर्चा दे रखा है इसमें, वेतन लेने का अधिकार रहता था, पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देंगे, वर्किंग नोट देंगे। तो यहाँ डाल देते हैं हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1। यदि एक से ज्यादा हमारे वर्किंग नोट हो जाते हैं तो आप नंबरिंग डाल दीजिए। यहाँ पर तो ज्यादा इतने होंगे नहीं, तो वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहले राम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। राम की कैपिटल कितनी है 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%। तो
10,000। तो सब लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी भी लिख सकते हैं। आईओ शॉर्ट कहीं कहीं पर आपको आईओसी लिखा हुआ मिलेगा। आईओसी का मतलब ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इनर कॉलम में पर्टिकुलरली सबकी लिख देंगे। यहाँ पर भी वही बात है, आप चाहो तो इनर कॉलम में सबकी लिख के टोटल बाहर लिख दो, या आप चाहे आप डायरेक्टली बाहर लिख दो। तो राम की कितनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 4,000। यहाँ इक्वल का निशान नहीं लगाना है, ध्यान रखना। वहां तो हम इक्वल का लगाते हैं, यहाँ इक्वल का निशान नहीं लिखना है। मोहन कितनी है? 6,000। सोहन की कितनी है? 10,000। तो टोटल कितनी हो गई? 20,000। ये हम बाहर लिख देंगे 20,000। अब आगे प्रश्न क्या कहता है? तो दो पॉइंट हमने हल कर लिए, वेतन का कर लिया, इंटरेस्ट आईओसी का कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न? शुद्ध वितरण योग्य लाभ। अब ये शुद्ध वितरण योग्य लाभ किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट। डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट होगा नेचुरल। प्रॉफिट तभी होता है जब क्रेडिट साइड की जो टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की कम आए, तो उधर साइड में किसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड की ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड की कम आएगी, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसमें से क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल लेस करने के बाद जो लाभ बचता है वो लाभ किसमें बांटना है? साझेदारों में बांटना है। तो वो लाभ जब साझेदारों में बांटने योग्य हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको शुद्ध वितरण योग्य लाभ कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट, वितरण योग्य लाभ। तो आप देखो इसमें टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड की 1,20,000 आ रही, यहाँ पर लिख देता हूँ 1,20,000, ठीक है। अब डेबिट साइड की कितनी टोटल आ रही है? 50,000। तो 1,20,000 में से 50,000 लेस करो, कितना आएगा? 70,000। कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 4 जीरो में से 4, जीरो में से 0, जीरो में से 0, जीरो में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया, 2 में से तो जाएगा नहीं, कैरेज करेंगे, 12 में से 5 गया 7, कितने बच गया प्रॉफिट? 70,000। अब ये 70,000 प्रॉफिट हमें किसमें बांटना है? तीनों साझेदार में बांटना है। तो बांटने के लिए भी इसने प्रश्न में आपको आधार दिया है। क्या आधार दिया है? शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000, यानी कि 70,000 जो लाभ है वो इसने सीधे बांटने के लिए नहीं कहा है इसने। तो जैसे जैसे प्रश्न बांटने के लिए कहेगा वैसे वैसे हम बांटेंगे। तो इसने कहा प्रथम 40,000 को पूंजी अनुपात में बांटो। तो अब हम वर्किंग नोट देंगे, किससे? जैसे जैसे इसने बांटने को बताया ना वैसे वैसे ही हम बांटेंगे। तो हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो प्रथम 40,000 को क्या कर रहा है? पूंजी अनुपात में। तो सबसे पहले आपको किसकी गणना निकालना पड़ेगा? पूंजी अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो पूंजी अनुपात कितना है प्रश्न में? 40,000। पूंजी कितनी है? 40,000, 60,000 और 1,00,000। अब इनका अनुपात निकालो। अनुपात कैसे निकालते हैं? एक ही टेबल से डिवाइजेबल होते हैं, तो इनमें एक ही टेबल का भाग लगाते रहते हैं। तो इसमें शॉर्ट में देख लो, 4 जीरो है, सब में है कॉमन, तो 4 जीरो सब में काट देते हैं। पीछे क्या बचा? 4, 6, 10। अब सब में एक ही टेबल का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, सबसे 2 सभी 2 से डिवाइजेबल है। तो देखो 4, इसमें 2 का गया 3 बार, इसमें 2 का गया 5 बार। तो रेशियो कितना आ गया? पूंजी अनुपात कितना आ गया? 2, 3, 5। तो अनुपातों में किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले अनुपातों का योग कर लेते हैं। तो अनुपातों का योग कितना आ गया? 5, 3, 8 और 2, 10। अब हमें निकालना है सबका हिस्सा। तो सबसे पहले राम, तो राम का निकालते हैं। देखो तो इसके लिए निकालने का तरीका मैंने बताया था, प्रॉफिट टेबल एप्रोप्रिएशन बनाया था। जिसका हिस्सा निकालना है उसी का अनुपात। तो राम का हिस्सा निकालना है, तो राम का अनुपात है ना, राम का अनुपात कितना है? 2 बटा कुल अनुपात। कुल अनुपात कितना है? 10 इंटू किसके भाग लगाना है? किसकी कैलकुलेशन करनी है? 40,000 को बांटना है। किसको बांटना है? 40,000 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 40,000 का भाग लगाएंगे, 40,000 की कैलकुलेशन करेंगे। तो 40,000 को हमने बांट दिया। किसमें? राम में बांटना है। जितना प्रॉफिट बांटना है इंटू जिसको बांटना है उसका अनुपात बटा कुल अनुपात। तो ये निकाल लेंगे आप। देखो 0 से 0 हट गया। 4,000 को 2 से कितना करेंगे? कितना आ गया? 8,000। तो राम का हिस्सा कितना गया? प्रथम 40,000 में राम का हिस्सा कितना गया? 8,000। इसी तरह मोहन का हिस्सा
इनटू किसको बांटना है, प्रथम 40,000 को, तो 40,000 को बांट दिया तो कितना निकल गया, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, कितना निकल के गया 12,000। इसी तरह शोभन को, तो शोभन का कितना अनुपात है 5, कुल अनुपात कितना है 10, ठीक है, इनटू 40,000, तो 0 से 0 कट गया, 5 और 20, तो मोहन का कितना निकल के आ गया 20,000। अब देखो हम इनका निकाल लेते थे यहाँ पर टू प्रॉफिट। अब यहाँ जो लिखते हैं ना वो भी उसमें भी वैकल्पिक है आपके पास, यहाँ पर हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट होगा ना वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। इन्हें कॉलम में लिख देंगे, जिसका प्रॉफिट है, राम का प्रॉफिट है, राम के, मोहन और सोहन, ठीक है ना। अब प्रॉफिट बार-बार डिवाइजेबल होगा क्योंकि प्रथम 40,000 के है, इसका मतलब शेष प्रॉफिट भी तो बचेगा ना, तो प्रथम 40,000 में बांटा है हमने, तो पहले यही उतारेंगे 8,000 इनर कॉलम में जाता होगी अमाउंट, इसके अलावा भी प्रॉफिट बांटेंगे तो इनको छोटी-छोटी लिखकर पहले इनर कॉलम में लिख देंगे, पास-पास लिखेंगे 8,000, मोहन को कितना मिला 12,000, तो 12,000 लिख देंगे, इसके अलावा सोहन को कितना मिल रहा है 20,000, तो सोहन का भी 20,000। हमने यहाँ पास में क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी तक इसमें और भी अमाउंट जोड़नी है, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रथम 40,000 को बांटा है, आगे और भी जो अमाउंट है उसको भी तो बांटना है, तो उसको प्लस करने के लिए थोड़ा इसको और अंदर सरकाया, वरना हम इसी के सीक्वेंस में लिखते, इसी के लेवल में लिखते। तो अभी और निकालेंगे, देखो अब कितना प्रॉफिट था, उस वक्त हमने बैलेंस निकाला था, कितना बैलेंस आया था 70,000, 1,20,000, 1,20,000 में से 50,000 ये डेबिट साइड का लेस किया था, तो 70,000 प्रॉफिट आया था। अभी तक तो कितना बढ़ रहा है 40,000 बढ़ रहा है, तो अभी तक हमारे पास 30,000 और है। समझ गए बात को, नहीं समझे तो देखो वापस से समझा देती हूँ मैं आपको। हमारे पास कितना प्रॉफिट था 1,20,000 का, बाहर के कॉलम में बांटा आपने, ये कितना था 30,000 का खर्चा आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 20,000 का, तो टोटल डेबिट साइड की टोटली कितनी आएगी 50,000, तो हमने इसमें से 50,000 लेस किया था, तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना आया था 70,000। 70,000 में से प्रथम 40,000 तो बढ़ चुके हैं, अभी आपने बांट दिए, तो वो भी इसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे 40,000। अब हमारे पास कितने बचेंगे 30,000, देखो लेस करके देखो, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 7 में से 4 गया 3, तो ये बच गया 30,000। अब 30,000 को बांटने के लिए प्रश्न में क्या आधार दिया है, अब प्रश्न में आधार दिया है कि शेष बराबर बराबर में बांटना है, तो शेष बराबर बराबर में बांटना है, तो शेष 7,000 कितने 3 है, शेष लाभ को बराबर बराबर बांटना है, तो शेष लाभ कितना है 30,000 और 7,000 भी कितने हैं 3, तो इसमें क्या कर देंगे सीधा सीधा 3 का डिवाइड लगा देंगे, तो 30,000 में 3 का डिवाइड लगा तो कितना आएगा, पर्टिकुलरली सबके 10,000 मान लिया जाएगा, हिस्सा आ जाएगा ना सबके 10,000 रुपए, तो सबके 10,000 हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीधे। आप चाहो तो वहां कैलकुलेट करके बता सकते हो, आप चाहो तो ये 10,000 आप सीधे ही डिस्ट्रीब्यूट करके बता सकते हो, तो सब में 10,000 जोड़ देंगे, तो देखो अब इनकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई सबकी 8 और 10 कितनी हो गई 18। आप चाहो तो सीधे या बाहर के कॉलम में ले सकते हो, 18,000, 22,000 और 30,000 बढ़ गया हमारा प्रॉफिट। अब देख लेना, हमने सीक्वेंस में सारी चीजें बांट दी है, अब देख लेना आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने बैलेंस को ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। टोटल करके देख लो मुझे, इधर का तो 1,20 है, इधर की टोटल करके बता देती हूँ आपको 30,000, 20,000, फिर हो रही है 18,000, 22,000, 30,000 मिल जाती है, इसका मतलब आपने सब सही बांटा है, अदरवाइज आपने गलत बांटा है। 0 0 0, यहाँ कितना हो गया 8 2 10, हासिल के 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, आ गए 1,20,000 हो गया आपका सवाल टैली। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 1,20,000। इट मींस आपने डिवाइस जो किया है वो क्या किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, तो इस तरह से बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसके पार्ट 2 में सीखेंगे आप इसी का पार्टनर्स कैपिटल